हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस बाय नीतू सिंह। जो नीतू मैम हैं जो काफ़ी फेमस थी पहले पैरामाउंट कोचिंग पे, है ना। पैरामाउंट कोचिंग उन्हीं का था। बाद में ये स्प्लिट हो करके केडी कैंपस आया और काफ़ी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये। उनकी ये ऑनर है नीतू मैम। इनकी ही बुक है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जो मैं लिया हूँ अभी। दूसरी बात कि इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातों को आपको बता देना चाहता हूं और जो बेहद ही ज़रूरी है आपके लिए। पहली बात ये कि आप टेलीग्राम पर क्विज़ करने के लिए आप यहां पर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पर सिर्फ सर्च करोगे त्रिगीतम, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा, त्रिगीतम 4am क्लब। दूसरी बात कि अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे इस पर। आपको बिल्कुल कॉल नहीं करना है जब तक कि मैं आपको बोलूँ नहीं कॉल करने, है ना। अब बातें करते हैं, कुछ ज़रूरी बातें वो क्या है। पहली बात कि मैं कंप्लीट 6 सीरीज जो होता है वो कैब के अंदर 6 कौन कौन से सीरीज होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। पहला टॉपिक है आपका सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम। सेकंड टॉपिक है आपका फ्रेजल वर्ब। थर्ड नंबर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ नंबर है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आज मैं स्टार्ट किया हूँ नीतू मैम की बुक से। फिफ्थ नंबर जो टॉपिक है ये है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। ध्यान से समझना, फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके ग्रामर के लिए भी और वोकैब के अंदर भी। वोकैब के अंदर मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और आपको फील करा देगा कि ये ग्रामर का पार्ट कम और वोकैब का पार्ट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नए नए वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरी बात ये है, सिक्स टॉपिक कौन सा बच गया आपका, ये देख लो। सिनोनिम एंटोनिम हो गया, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन। 6 नंबर टॉपिक कौन सा कराया हूँ मैं, तो ये कराया हूँ एडिशनल वर्ड। यस, एडिशनल वर्ड। एडिशनल वर्ड का मतलब क्या है आपका कि थोड़े से टफ लेवल के वर्ड, और ये 6 के 6 सीरीज़ एक भी ऐसा वर्ड मिसिंग नहीं है जो मैं, मतलब एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको मैंने छोड़ रखा है। सारे के सारे वर्ड्स को मैं कराया हूँ। ये 6 के 6 सीरीज़ कंप्लीट करा दिया। कहाँ से? SP बख्शी बुक से, जो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। तो आपको क्या करने हैं, वोकैब की प्रिपरेशन कैसे करने हैं। सबसे पहली बात, SP बख्शी को कंप्लीट करो। ये अगर हो जाता है और इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स के पार्ट, अगर जो भी आपको लगता है कि इस बुक में कमी है और फिर इस चीज़ को छोड़ दिया गया है, वो आपका कवर हो जाएगा। कहाँ से? ये नीतू मैम की बुक से जो मैं अभी करा रहा हूँ। दूसरी बात क्या आपको ध्यान देना है ये समझना, मान लिया जाए SP बख्शी को कंप्लीट कर लिया, नीतू मैम को भी कंप्लीट कर लिया, आगे क्या करना है, सब कुछ याद हो गए तो आपको कुछ नहीं करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके लिए 2 बुक मैं सजेस्ट किया था पहले भी एक सेपरेट वीडियो में, किरण पब्लिकेशन, सेकंड आपका MB पब्लिकेशन। MB पब्लिकेशन इसलिए फेमस है क्योंकि ग्रामर के पोर्शन में भी जो भी नए वर्ड्स आते हैं तो उसका हिंदी में मीनिंग दे रखा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। किरण ये है कि इससे ज़्यादा बेहतर, MB से ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन इसमें है। दूसरी बात यह है कि किरण में एरर ज़्यादा है और MB में थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मैं किरण को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप MB को ही करो या फिर किरण को ही करो, है ना। तो आप इन दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर लेना, लेकिन कब? जब SP बख्शी का पूरा वोकैबुलरी कंप्लीट कर चुके हो, नीतू सिंह का कंप्लीट कर लिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर को किसी भी पब्लिकेशन का खरीद करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी बात कि किसी ने भी इतने डिटेल से, और जो फुल पैकेज होता है वोकैबुलरी का, जो फुल पैकेज होता है, किसी ने आज तक नहीं दिया, ना ही पेड कोर्स में दिया। आप मेरे इडियम्स के जो चैप्टर में आज शुरू किया हूँ नीतू सिंह की बुक से, आप पहले SP बख्शी पे जाना। क्यों जाना है वहाँ पे? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इडियम सीखने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि कहाँ से ये जन्म लिया, जो इसके पीछे की स्टोरी होती हैं, सबको मैं अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो आपको क्या नहीं करना, आपको SP बख्शी के इडियम्स को बिल्कुल मिस नहीं करना। और इस सीरीज़ का नाम मैं दिया हूँ क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन आपको करने हैं नीतू सिंह की बुक से। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मैं बता दिया हूँ, SP बख्शी के बुक को काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस किया हूँ इडियम्स को। और आप, मुझे लगता है कि SP बख्शी वाले सीरीज़ को अगर इडियम्स को देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को एक बार देख लोगे आपके दिमाग में छप जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया हूँ। दूसरी बात, इस सीरीज़ को आपको, नीतू सिंह की सीरीज़ को क्या करने हैं, आपको बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को फॉलो करने हैं जो मैं अभी करा रहा हूँ। और नीतू सिंह की बुक से कौन कौन से सीरीज़ को कराऊंगा ये ज़रा ध्यान से समझ लो। पहला सीरीज़ है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके अंदर इस बुक में 2 चैप्टर्स दिया है। पहला इस तरीके का जो हिंदी में मीनिंग और इंग्लिश में मीनिंग है। सेकंड जो इसमें चैप्टर है इडियम्स का, वो क्या है,
कि यूजेस दिया है इसका, सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो उस चीज़ को इसमें दे रखा है, तो उसको भी कवर कराऊंगा। तो इडियम्स के 2 चैप्टर हो गए और सेकंड चैप्टर आपका होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 2 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लगे मुझे नीतू सिंह की बुक में। क्यों इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एसपी बख्शी से मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ बहुत बेहतर तरीके से। तो पहले आपको उसको फॉलो करना है, जो भी छोटा बड़ा चीज़ है वो आपको नीतू सिंह की बुक से आपको कर लेने हैं जितना मैं करा रहा हूँ, और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि लोग उलझ जाते हैं द हिंदू को पढ़ने में। अगर आपकी हैबिट है पढ़ने में तो द हिंदू को फॉलो करो, वरना द हिंदू उसके लिए है जो ऑलरेडी ये सारे सीरीज़ को कंप्लीट कर लिए हैं, बस प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं द हिंदू को पढ़ने। अगर आप वोकैब सीखने के पर्पज़ से द हिंदू पढ़ते हो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि आप वोकैब ही सीखते हो उससे, तो आप पहले इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करो, एसपी बख्शी को कंप्लीट करो, नीतू सिंह की बुक को कंप्लीट करो, फिर देखना आपको द हिंदू आसान लगेगा। अचानक द हिंदू पे आप चले जाते हो, पता चलता है कि सिर्फ आप सिनोनिम एंटोनिम के कुछ पार्ट सीखते हो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड सीखते हो, बाकी इडियम्स एंड फ्रेजेस उतना सिस्टमैटिक ढंग से उसमें ऐसा होता नहीं कि इतने सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। और इतने सारे इडियम्स होते हैं, क्या ज़रूरी है कि आपको 1 साल के द हिंदू फॉलो करने से ये सारे आपके वहाँ पर रिकवर हो जाए, मतलब कवर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको एक सिस्टमैटिक वे से प्रिपरेशन करने हैं, ऐसा नहीं कि कभी ब्लैक बुक पढ़ा, कभी येलो बुक पढ़ा, कभी रेड बुक पढ़ा। ये सभी चीज़ें भ्रामक हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भ्रामक इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे जो नए नए लोग हैं जो ई बुक्स को बेचते हैं ना, ई बुक्स PDF वगैरह जो बेचते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं और इंटरनेट से सारे वर्ड्स को ले लेते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं। एक बंदा कोई आर्ग्यू कर रहा था टेलीग्राम ग्रुप पर आ करके कि आपने जो रिव्यू दिया है ब्लैक बुक के बारे में ये गलत दिया है। मैंने बोला गलत कहाँ दिया है, ये ज़रा बता दो। उस बुक के खुद ही जो वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट दिया रहता है ना, तो फर्स्ट सेकंड पेज में ही लिख रखा है, ऑथर ने लिखा है बहुत अच्छे तरीके से। मैं उनका बुराई नहीं करता, लेकिन बुराई मतलब भटको नहीं, ये मेरा मेन कहने का मतलब है। अगर आपके पास इतने सारे कंटेंट हैं तो क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की। दूसरी बात उसमें क्या है, उसमें खुद ही लिख दिया गया है कि आप सभी चीज़ों को मगअप मत करो। आप जा करके देख लेना, उसके फर्स्ट सेकंड पेज में ही लिखा है कि आपको हर एक चीज़ को मगअप नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना भी है। छोड़ना है जैसे टेक्निकल टर्म्स दिए हैं, इंजीनियरिंग का कुछ टर्म्स दिया हुआ है, मेडिकल का दिया है। कौन से एग्जाम में पूछेगा आपका बताओ डायरेक्टली। क्या किया गया है कि उसमें ये किया गया है, इंटरनेट से फोबियाज़ को ले लिया गया, जो इतने सारे फोबियाज़ को ले लिया गया जो कभी पूछे नहीं जाएंगे। तो फोबियाज़, मेनियास, लॉजिस, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इसको रूट वर्ड से पढ़ना ज़्यादा उचित होता है, जिसके लिए एक बुक ऑलरेडी है, नॉर्मन लुइस की बुक, जो वर्ड पावर मेडी जी के नाम से काफ़ी फेमस है। और वो भी बुक के पीछे कई लोग सालों साल बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो बुक से फ़ायदा क्या होता है, सिर्फ सिनोनिम के कुछ वर्ड सीख जाओगे। दूसरी बात, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड्स आपके टैली कर जाएंगे एग्जाम में। तो सिर्फ 2 टॉपिक के लिए आप उस बुक के पीछे सालों साल पढ़े रहते हो, तो आप कैसे एग्ज़ाम क्रैक करोगे, है ना। तो 6 टॉपिक जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ एसपी बख्शी से, उसको फॉलो करो, फिर नीतू सिंह को फॉलो करो। अगर ये दोनों हो जाते हैं तो द हिंदू पढ़ो और वर्ड पावर मेडी जी पढ़ो, दैट्स ऑल। इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, इस बुक को मैं कराऊंगा कैसे, ज़रा ध्यान से समझो। पहली बात, आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे इंग्लिश, और आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होता है वो हिंदी में तो रहेगा नहीं, हिंदी दिया जाता है समझने के लिए। तो मैं क्या कराऊंगा, पहले इस इंग्लिश को पढ़ूंगा, फिर इसके इंग्लिश को पढ़ूंगा, इस वाले मीनिंग को, इसके बाद मैं बताऊंगा इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो इसी तरीके को आपको भी फॉलो करते जाना है। और इस सीरीज़ का नाम है क्विक रिवीजन, तो मैं चाहूँगा कि इसको फास्ट तरीके से करा दूँ। जो भी आपके एसपी बख्शी बुक में कुछ ऐसे इडियम्स हैं जो नहीं मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ वहाँ मिल जाएंगे, है ना। तो छोटे बड़े जितने भी वर्ड्स हैं इसमें मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल से बाहर पढ़ने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को आप रियलाइज़ करोगे जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तब कहोगे हाँ सर ने कितनी अच्छी बातें को कहा था, पहले ही अवेयर कर दिया था कि भटकने नहीं है, चारों तरफ आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको बस इस चैनल को फॉलो करो फिलहाल वोकैबुलरी के लिए, फिर तो मुझे पढ़ाना ही है ग्रामर वगैरह। और अब आप कहोगे सर ये भी बुक करा दो, वो भी बुक करा दो, मार्केट में जितने सारे करा दो, मैंने ये खरीदा है तो ये भी करा दो। यार मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा कब आपको, मतलब वोकैबुलरी ज़िंदगी भर कैरी करते रहूँ, है ना। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ बिल्कुल सफिशिएंट पढ़ाया हूँ, साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया हूँ,
और उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस बात की भी मैं गारंटी लेता हूँ। और फुल पैकेज है, लोग तो पेड कोर्स में भी इतने फुल पैकेज नहीं देते जितने अच्छे तरीके से मैं देता हूँ, क्योंकि उनके पास डेटा का सिचुएशन होता है, कितना डेटा मैं पेन ड्राइव में कैसे लाऊंगा, है ना, उसी में सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी नहीं देते और टीचर के पास उतना टाइम भी नहीं होता। समझ सकते हो 9-10 महीने अगर मुझे लग जाते हैं वोकैबुलरी पढ़ाने में, तो कितना बेहतर कंटेंट दिया हूँ और फुल पैकेज जो कहा जाता है वोकैबुलरी का वो दिया हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी का ईपीएफओ हो या फिर एसएससी सीजीएल बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एसबीआई पीओ, जिसमें भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, फुल पैकेज जो कहा जाता है फुल पैकेज दिया हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़े से कुछ स्टेट पीसीएस में ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें फोनेटिक्स पूछा जाता है। फोनेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे इसको, तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अर्जेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं पहले कवर करा रहा हूँ, बाकी ये सारे तो कराऊंगा ही बाद में, है ना। फिर ग्रामर स्टार्ट करूंगा, ये नीतू सिंह के को कंप्लीट करके 2 सीरीज से करवाने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब बात करते हैं आज के क्लास के फर्स्ट वर्ड के बारे में। देख लो क्या है, ये है आपका अकलीज हिल्स। हाँ भैया, अकलीज हिल्स कहाँ से आया, कैसे पैदा लिया, इसका मीनिंग होता कहाँ से है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, तो ये सारा मैं बता चुका हूँ कहाँ पर, एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में। तो पहले आपको उसको फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको नीतू सिंह के मैम के बुक के ऊपर आपको शिफ्ट होना है, ठीक है। तो पहले उसको जा करके कवर करो, फिर इसको करो, फिर देखना कितना मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं वहाँ बताया हूँ, ये तो क्विक रिविजन के लिए है, ठीक है। अब जरा देखो, अकलीज हिल्स का मतलब होता है अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस, मतलब किसी व्यक्ति का प्राण घातक जो वीकनेस होता है, कमजोरी होता है, किसी की कमजोरी को कहा जाता है अकलीज हिल्स, कमजोर पक्ष, किसी व्यक्ति का कमजोर पक्ष, है ना। जैसे क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन है आपका कमजोरी, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से वो रोकता है। किस लिए रोकता है, क्योंकि आप रात रात भर किसी से चैटिंग करोगे तो आप पढ़ाई कब करोगे, उसका सदुपयोग आप नहीं कर रहे, तो कह सकते हो कि ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए क्या है, अकलीज हिल्स है, एक कमज़ोर पक्ष है आपका। यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स इज़ योर अकलीज हिल्स, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब बातें करते हैं नेक्स्ट के बारे में। देख लो क्या है, ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब है टू मेक अ मैटर वर्स, मतलब किसी मैटर को, किसी समस्या को क्या करना, बद से बदतर कर देना, बहुत ज़्यादा और भी बढ़ा देना, भड़का देना, है ना। जैसे कोई झगड़ा अगर कोई शांत होने वाला है और एक व्यक्ति आता है कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो झगड़ा को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है ना, एग्रीवेट कर देता है, तो उस चीज़ को कहते हैं ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना। आग में घी डालने का सेंस होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है किसी झगड़े को और ज़्यादा बढ़ा देना। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर जॉब, मतलब ऐसी जॉब जो क्या हो, गुड जॉब हो विथ हाई इनकम हो, है ना, ऐसा होना चाहिए था इसको, गुड जॉब विथ हाई सैलरी और फिर इनकम। तो ऐसी जॉब जो बहुत ज़्यादा सैलरी वाली हो और आसान हो आपके लिए, बहुत ज़्यादा थकाऊ नहीं हो, बोरिंग नहीं हो, तो ऐसे जॉब को कहा जाता है एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रीन, कैसे आया है कैसे नहीं आया, ये सारे मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले वाले सीरीज में, जा करके देख लेना। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस, मतलब कोई अगर आपकी हेल्प भी करे ना और उसके पीछे उसका खुद का कुछ ऐसा मंसूबा हो, उसका स्वार्थ छुपा हो उस हेल्प के पीछे भी, तो वैसे हेल्प को, वैसे काम को कहते हैं एन एक्स टू ग्रीन, मतलब स्वार्थ से भरा उद्देश्य। इसका क्या मतलब है, जैसे आप हिंदी में सुनोगे अपना उल्लू सीधा करना, इसी का मीनिंग होता है इंग्लिश में एन एक्स टू ग्रीन, है ना, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी की मदद करना। अब जरा देखो नेक्स्ट है एन आयरन व्हील, मतलब ऐसा व्हील पावर, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति जो बिल्कुल आयरन की भांति हो, है ना। तो वैसे व्हील पावर को कहा जाता है एन आयरन व्हील, मतलब स्ट्रॉन्ग व्हील पावर को कहते हैं एन आयरन व्हील, दृढ़ इच्छा शक्ति। नेक्स्ट है एन ओल्ड फ्लेम, मतलब क्या है ना, कभी कभी चिंगारी भड़की है दिल में किसी के लिए, बताओ ज़रा, है ना, ज़रूर हुआ होगा ऐसा, और वो चिंगारी अभी भी 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आपके दिल में, कई लोगों का तो बुढ़ापे में भी याद आती हैं बचपना का प्यार, है ना, तो वो चिंगारी जो दिल में रहता है ना, उसी को कहा जाता है एन ओल्ड फ्लेम, मतलब अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, मतलब क्या कह रहा है ये कि आपके पास्ट में कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप किसी के साथ रहा हो और अभी भी वो दिया मंद ही मंद क्या कर रहा है, जल रहा है आपके अंदर, बूझा नहीं है, तो वैसे प्यार को, वैसे पुराना प्यार को कहा जाता है एन ओल्ड फ्लेम। नेक्स्ट है आपका एन ओल्ड हेड ऑन अंग शोल्डर्स, देखो ये ना, ये डॉट 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 कुछ ज़्यादा ही दे दिया गया है, इररिलेवेंट है ना, मतलब कहने का मतलब इररिलेवेंट नहीं कह सकते इसको क्या कहेंगे, रिडंडेंट कहेंगे, है ना, ज़्यादा मतलब आवश्यकता से अधिक दे दिया है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है कि ये अलग अलग है, ऐसा फील करा देता है, तो ये दोनों एक ही साथ हैं। क्या है एन ओल्ड हेड, मतलब ऐसा दिमाग जो ओल्ड की भांति है
ऑन अंग शोल्डर्स, मतलब जवान शोल्डर, कंधे के ऊपर रखी हो। क्या इसका मतलब है कि कुछ ऐसे आपके घर के बच्चे होते हैं जो बिल्कुल दादा दादी की तरह बातें करते हैं। तो नहीं कहते हो आप लोग उन लोगों को कि अरे दादा मत बनो, है ना, दादी की तरह बात मत करो, है ना। तो वैसे बच्चे होते हैं जो अपने उम्र से ज़्यादा समझदारी वाली बातें करने लगते हैं, किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप कहते हो दादा मत बनो, दादी मत बनो। बात समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों को कहा जाता है एन ओल्ड हेड ऑन अंग शोल्डर्स, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, ये कहलाता है एन ओल्ड हेड ऑन अंग शोल्डर्स। यही है अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, है ना। बिल्कुल नॉइस की तरह बातें नहीं करेगा, बिल्कुल क्या करेगा, एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरह काम बातें कहेगा। फिर है आपका एन ओलिव ब्रांच। कैसे आया है वर्ड, सब कुछ मैं बता चुका हूँ पहले। एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति निवेदन। मतलब क्या है इसका कि शांति का दूत भेजना, कहते हैं ना, मतलब क्या, शांति के लिए प्रार्थना करना, जिसको कहते हैं कि शांति का प्रस्ताव भेजना, ये कहलाता है एन ओलिव ब्रांच, है ना। कैसे आया है बताया हूँ। पीस रिक्वेस्ट और फिर पीस ट्रीटी, मतलब शांति के लिए संधि होती है, उस संधि को कहा जाता है एन ओलिव ब्रांच। ठीक, अब जरा बातें करते हैं नेक्स्ट के। कबूतर वगैरह वाला मैं वीडियो दिखाया था आपको, है ना, वीडियो पिक दिखाया था कि कैसे एक कबूतर वाइट कलर का रहता है, ओलिव ब्रांच करके लेकर के जाता है, और कैसे आया है कैसे नहीं आया है, कौन से युद्ध से लिया गया है इसको, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब झगड़े का कारण होता है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जैसे किसको कह सकते हैं, मान लिया जाए आप दो दोस्त हो और एक अच्छी सी कन्या है आपके सामने से गुजर रही है। पता चलता है कि बाद में दोनों से चक्कर था उसका, और एक दोस्त दूसरे के बारे में जानता भी है, लेकिन वो बंदी को भी पता है ना, कि दोनों के साथ मेरा चक्कर है, और वो क्या करती है, अंततः दोनों के बीच के झगड़े का कारण बन जाती है। तो उसको कह सकते हैं कि शी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना। वो क्या है, उन दोनों बंदों के लिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, झगड़े का कारण है। तो समझ गए होगे मैटर क्या है ना, मैटर ऑफ डिस्प्यूट इसको कहेंगे। नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ वंस, एक सेकेंड, एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब होता है वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन, काफ़ी ज़्यादा प्यारा बंदा को कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए कितना प्यारा होता है, दुलारा होता है, प्यारा होता है, तो उसी को कहते हैं क्या, कि ही इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आइज़, है ना, ऐसे कहेंगे। मतलब वो अपने माँ की नज़रों में बिल्कुल एप्पल की भांति है, बिल्कुल प्यारा है, बिल्कुल दुलारा है। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब सुनियोजित तरीके से कोई चीज़ रखा हो, काफ़ी सुव्यवस्थित हो, तो वैसी चीज़ों को कहेंगे एप्पल पाई ऑर्डर, जो कहते हैं इन गुड कंडीशन है, बिल्कुल तितर बितर इधर उधर नहीं है, बिल्कुल ठीक हालत में है, अच्छी हालत में है, तो वैसी चीज़ों को कहते हैं सुनियोजित तरीके से रखे हुए चीज़ों को एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है आपका एट अ लॉस, इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल भ्रम में हो जाना, है ना, मतलब कंफ्यूज्ड हो जाना, बिल्कुल पजल्ड हो जाना, बिल्कुल बिल्कुल बैफल्ड हो जाना, है, जिसको परप्लेक्स्ड भी बोलते हैं। तो वैसे स्थिति को कहा जाता है एट अ लॉस, मतलब टू बी अनेबल टू डिसाइड, पता नहीं, किंग कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहते हैं ना, किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें की हालत में हो जाए बंदा, तो कहेंगे ही इज़ एट अ लॉस, मतलब वो निर्णय ना ले पाने की सिचुएशन में है। तो ऐसा सिचुएशन जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो, आप निर्णय लेने के मतलब हालत में नहीं हो, तो वैसे हालत को कहा जाता है एट अ लॉस। ठीक, नेक्स्ट आपका एट अ पिंच, इसका मतलब होता है समस्या में होना, समस्या में होना कहलाता है एट अ पिंच। यहाँ पर इन अ ट्रबल। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, मतलब क्या है, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा दोस्ती बनाने से बचना, है ना, दोस्ती बनाने से बचना और फिर दोस्ती करने से बचना, ये कहलाता है एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना, दोस्ती ना रखना। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, कैसे आया है, बहुत बेहतर तरीके से समझाया हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी रन करता है, आप भी देख लेना, एक बार से दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी अगर एसपी बख्शी से ईडियम्स को पढ़ लिया तो, और मेरी वीडियोस को देखा तो। ऐसा नहीं एसपी बख्शी के बुक्स को फॉलो करोगे, वीडियो नहीं देखोगे, मुझे नहीं लगता आप ज़िंदगी में कभी समझ पाओगे इस बुक को, तो आपको देखने ही पड़ेंगे वीडियोज़ को। तो देखो क्या है, यहाँ बोला एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब टू हैव बिटर एनमिटी, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होना, दुश्मनी होना, कट्टर दुश्मनी होना, ये कहलाता है एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट है एट ईज़ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, मतलब क्या है कि बिल्कुल चिंता रहित रहना, बिल्कुल चिंता मुक्त होना, ये कहलाता है एट ईज़, है ना। जैसे कहते हैं क्या, डिस ईज़, है ना, ऐसे ही लिखते हैं डिस ईज़ का मतलब होता है आरामदायक वाली स्थिति आपकी। डिस का मतलब क्या, अगेंस्ट वाला, मतलब आराम की स्थिति में नहीं हो, इसलिए आपको डिजीज़ हो गया, मतलब क्या हो गया, बीमार पड़ गए हो आप, है ना, तो डिजीज़ कहते हैं, वो बीमारी कहते हैं उसको। इसी तरीके से एट ईज है, मतलब क्या, आप बिल्कुल चिंता रहित हो, बिल्कुल एकदम आराम की स्थिति में हो। ठीक, अब जरा देखो
नेक्स्ट है आपका एट वंस फिंगर्स एंड्स, क्या मतलब है? इसका मतलब पूरी जानकारी होना। फिंगर्स एंड्स भी कहते हैं, फिंगर्स टिप्स भी बोलते हैं, ज़्यादा टिप्स वाला पूछा जाता है, एंड्स वाला नहीं। तो एट वंस फिंगर्स टिप्स का मतलब होता है क्या? टू हैव कंप्लीट नॉलेज, मतलब पूरी नॉलेज होना, आपके पास पूरी जानकारी होना। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है वोकैब और ग्रामर की, तो मैं कह सकता हूँ कि ग्रामर्स रूल्स एंड वोकैबलरीज आर एट माई फिंगर्स टिप, है ना, मेरे फिंगर टिप्स पे है ये सारे वोकैबलरी के रूल्स, आपके ग्रामर्स के रूल्स एंड वोकैबलरी। तो कैसे यूज़ करना है ये समझ गए। पूरी जानकारी होने की सिचुएशन को कहा जाता है एट वंस फिंगर्स टिप्स। नेक्स्ट है वो एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है बिल्कुल पजल्ड होना, कन्फ्यूज्ड होना, परप्लेक्स होना, है ना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होना, चकित होना। चकित मतलब वही भ्रम वाली स्थिति की बातें कह रहा है ये। चकित मतलब आश्चर्यचकित वाली बातें नहीं। आश्चर्यचकित में भी आप भ्रमित रहते हो, लेकिन आश्चर्यचकित का थोड़ा सा एक होता है खुशनुमा वाला, है ना, जैसे आप किसी चीज़ को देख लिए, लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना, तो उसको आश्चर्यचकित कहते हैं। लेकिन भ्रम कहे मतलब आप कन्फ्यूज्ड हो, तो कन्फ्यूज्ड और आश्चर्यचकित में थोड़ा सा फर्क है, तो समझने की ज़रूरत है आपको। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब है बिल्कुल भ्रम की स्थिति में होना, बिल्कुल पजल्ड होना, कन्फ्यूज्ड होना, परप्लेक्स्ड होना। नेक्स्ट है आपका एट सिक्सेस एंड सेवन्स, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ें 6 और 7 में है, मतलब क्या अस्त व्यस्त है, बिल्कुल इन डिसऑर्डर है। और इसका उल्टा पूछ दे एग्जाम में तो क्या होता है? एप्पल पाई ऑर्डर। बात समझ में आई? नेक्स्ट आपका एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है किसी चीज़ का दांव पर होना, एट रिस्क होना, इनसिक्योर होना, आप सिक्योर नहीं हो, बिल्कुल कोई चीज़ दांव पर है ना, तो वैसे चीज़ों को कहते हैं एट स्टेक। नेक्स्ट देखो जरा, एट द 11th आवर, ये क्या है? एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अंतिम समय में, अंतिम क्षण में, ये कहलाता है एट द 11th आवर। मतलब मैच का अगर आखिरी पल चल रहा है, हार जीत वाली सिचुएशन है, तो उस आखिरी वक्त को भी कहेंगे एट द 11th आवर। आप फिर क्या कह सकते हैं इसको? कोई व्यक्ति मरने की घड़ी में है तो भी कहलाएगा एट द 11th आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैक स्टेयर्स गॉसिप, इसका मतलब होता है टॉक अमंग सर्वेंट्स, अनफेयर टॉक्स, है ना, जैसे मालिक की बुराई करे, नुक्ताचीनी करे, तो वैसे सर्वेंट्स के जो टॉक्स होते हैं, नौकरों के बीच का जो गपशप होता है, खास करके अगेंस्ट में, मालिक के अगेंस्ट में जो गपशप करें, तो वैसे गपशप को कहते हैं पीठ पीछे बातें करने की बातें को कह रहा है ये बैक स्टेयर्स गॉसिप, ठीक। नेक्स्ट ज़रा देख लो, आज मैं चाहता हूँ कि मोर देन 50 में कवर कर दूँ। नेक्स्ट आपका बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता क्या है? देख लो ज़रा। बैड ब्लड का मतलब होता है एनमिटी या फिर बेटर रिलेशंस। देखो इस वीडियो को जरूर लाइक करो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, गले में खराश हो जाती है, बाद में पता चलता है गले में दर्द होना स्टार्ट हो गया, फिर डॉक्टर को दिखाओ तो पता चलता है टॉन्सिल बढ़ गया, तो बोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत है। वैसे मैं धीरे तो बोलता नहीं, इसलिए भी क्योंकि धीरे सीखना आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को स्पीड के साथ चलना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत रफ्तार से आगे जा रही है। अगर आप पीछे पड़ जाते हो उन लोगों से, ये बात अलग है कि आप पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो आपको वीडियो को स्लो करके देखना आना चाहिए, है ना। यूट्यूब पे ऐसा ऑप्शन भी आपका दिया रहता है, तो आप क्या करो, वीडियो को स्लो करके देखो अगर आपको फास्ट लगता है। लेकिन मैं इस सीरीज़ को बनाया हूँ क्या, क्विक रिवीजन के नाम से, तो आपको रिवीजन भी करने चाहिए। यहाँ पर आपका बैड ब्लड का मतलब होता है एनमिटी, काफ़ी ज़्यादा शत्रुता होना, बिटर रिलेशन होना, ये कहलाता है शत्रुता। नेक्स्ट बैग एंड बैगेज, इसको कहते हैं विथ ऑल बिलोंगिंग्स मतलब आपसे जो भी चीज़ें बिलोंग करती हैं, जो भी सामान आपके हैं, बोर या बिस्तर समेत जिसको कहा जाता है। मान लिया जाए आपको किसी गांव से निकाला गया है ना, और देश से निकाला दिया जाता है, तो क्या कहते हैं उसको कि वे लोग बोरिया बिस्तर के साथ ही चले गए, मतलब विथ बैग एंड बैगेज चले गए, है ना। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। नेक्स्ट है ये बेकर्स डजन है। देखो इस चीज़ को याद रख लो आप लोग, बेकर्स डजन का पीछे भी कहानी है, उतना डिटेल नहीं जाना। बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 इन नंबर, 13 को बोला जाता है बेकर्स डजन, है ना। 12 में एक डजन होता है, लेकिन एक बढ़ा दो तो 13 को बोला जाता है बेकर्स डजन। संख्या में 13, किस तरीके से एक बेकर अपने ग्राहकों को 12 नहीं 1 बढ़ा करके 13 देता था और बोलता था नहीं ये बेकर्स डजन है, तो इस तरीके से आया है बेकर डजन, है ना। बेकर समझते हो आप लोग, जहाँ से आप लोग केक वगैरह खरीदते हो, है ना। अब जरा बातें करते हैं नेक्स्ट, बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, क्या मतलब है? इसका मतलब टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, मतलब धनी परिवार में पैदा होना कहलाता है बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट, बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब क्या? बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये है आपका क्या?
अगर आपको ड्राइवर की सीट पे बिठा दिया जाता है तो सारी सवारियों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो ये कह रहा है सारी जिम्मेदारी का भार उठाना बी इन द ड्राइविंग सीट, है ना। आपके फैमिली का भी दायित्व आपके ऊपर एक दिन ना एक दिन आना ही है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और हमारी सुंदर सी पत्नी रहती हैं साथ में, और पूरे परिवार रहते हैं, बच्चे होते हैं, तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। तो क्या कह सकते हैं आप कि यू हैव गॉट योर ड्राइविंग सीट, है ना। तो कैसे यूज करना है ये भी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बेयर द ब्रंट ऑफ। बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू बेयर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। मतलब क्या है यहाँ पर कि किसी चीज़ का परिणाम भुगतना, किसी चीज़ का परिणाम भुगतना, ये कहलाता है आपका बेयर द ब्रंट ऑफ। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। मतलब घुमा फिरा कर बातें करना, ये कहलाता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। और फिर सर्कमलोक्यूशन एक वर्ड होता है। सर्कम का मतलब होता है चारों तरफ, लोकवा वर्ड आता है जिसका मतलब होता है बातें करना। मतलब घुमा फिरा करके चारों तरफ की बातें करना, सीधे पॉइंट पे बात नहीं करना, टू दी पॉइंट बातें नहीं करना, ये कहलाता है बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू। मतलब बहुत अधिक पिटाई कर देना, बीटिंग मर्सीलेसली, मतलब बिल्कुल दया रहित होकर के इतना ज़्यादा पिटाई कर देना कि वो कहलाता है बीट ब्लैक एंड ब्लू। मतलब किसी के शरीर पर ब्लैक और ब्लू का मार्क दिखता है ना पिटाई करने के बाद, तो वो कहलाता है अत्यधिक पिटाई करना, बीट ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट है बीट हॉलो। देखो बीट हॉलो का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है टू डिफीट थोरोली एंड कन्विंसिंगली, है ना। कन्विंस करके और बिल्कुल बुरी तरह से किसी को हरा देना, पराजित कर देना, ये कहलाता है बीट हॉलो, बुरी तरह से पराजित कर देना। नेक्स्ट है बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का मतलब होता है रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। मतलब आज्ञा में रहना तुरंत, है ना। इंस्टेंटली मतलब क्षणिक टाइम में ही क्या करना, ऑर्डर का पालन करना, ये कहलाता है बेक एंड कॉल। याद रख लेना, पूछा गया है किसी एग्जाम में। नेक्स्ट आपका बेड ऑफ रोजेस। देख लो क्या है बेड ऑफ रोजेस का मतलब है क्या है कि एकदम गुलाब से आपका बेड सजा हो, है ना। समझ रहे हो, याद कर रहे हो कोई चीज़ को, मूवीज़ वगैरह भी याद कर लो अगर इस चीज़ को अंजाम नहीं दिए हो, कुछ दिनों में कर दोगे, है ना। तो यही है कि बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, बिल्कुल आनंद भरी बातें, है ना। आनंद से भरपूर चीज़ों को कहा जाता है। आपकी ज़िंदगी भी आनंद से भरपूर हो सकती है, आपके कुछ पल भी हो सकते हैं, है ना। किसी के गेसुओं के साये में बैठे हुए पल भी क्या कह सकते हो आप कि वे आपके आनंद से भरे हुए पल थे, तो उसको कह सकते हो बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट आपका बेड ऑफ थॉर्न्स। देखो इसका जस्ट उल्टा है ना, कांटे भरे बेड। इसको कहते हैं अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, मतलब दुख एंड तकलीफ से भरपूर, ये कहलाता है बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटा, है ना। और यहाँ पर सिर्फ गुलाब कहने का मतलब होता है गुलाब के फूल से, उसके कांटे से नहीं। कांटे वाला चीज़ यहाँ आगे है आपका। देखो नेक्स्ट क्या है आपका, जैसे मान लिया जाए किसी से प्यार हो गया, शादी कर लिया और ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, तो यहाँ पर ये वाला यूज़ कर लेना। बाद में पता चला कि वो क्या निकल गई, मतलब समझो जस्ट ऑपोजिट निकल गई, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था, इतने दिनों से भ्रम पाला हुआ था, और फिर अगर आप लड़की हो तो आपके जो बंदे हैं वो ऐसा निकल गया, तो ये वाला यूज़ कर लेना। बात समझ में आई। नेक्स्ट है बेगार डिस्क्रिप्शन। बेगार डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अ पर्सन विथ नो रिसोर्स। देख लो क्या कह रहा है, इसका हिंदी अवर्णनीय दिया है। क्या बताओगे इसको, बताओ कोई समझ में आई बात, हिंदी वाला पढ़ करके इंग्लिश वाला पढ़ करके समझ में आई, इसका मतलब नहीं समझ में आया, इसलिए तो टीचर होते हैं समझाने के लिए। तो बेगार डिस्क्रिप्शन का मतलब होता क्या है कि किसी की ऐसी हालत, ऐसी दुखद भरी हालत जो बिल्कुल ही अच्छे कंडीशन में ना हो, बिल्कुल उसके पास कोई रिसोर्स ना बचा हो, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं बेगार डिस्क्रिप्शन। मतलब किसी को अगर डिस्क्राइब करना हो कि वो व्यक्ति कितने बुरी हालत में है, तो आप कह सकते हो एक लाइन में कि ही इज़ इन बेगार डिस्क्रिप्शन। मतलब वो ऐसा सिचुएशन कंडीशन में है जो कि बेगार की भांति उसका वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेल द कैट। बेल द कैट, आपको ज़्यादा फोकस करना है इसके इंग्लिश मीनिंग पे, ना कि हिंदी मीनिंग पे। बात समझ में आई, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ऑप्शन में यही रहेगा, आपसे पूछा जाएगा, ये तो पूछा नहीं जाएगा, है ना। आपको समझने के लिए दिया जाता है ये, और टीचर का काम होता है समझा देना। देख लो बेल द कैट का मतलब होता है किसी चूहे को बोलो कि जाओ बिल्ली के गले में घंटी बांधो, तो क्या मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। मतलब क्या, पहला कोई ऐसा कदम उठाना जो काफ़ी रिस्क से भरा हो, है ना। तो वैसे भरे हुए, रिस्क से भरे हुए काम, जोखिम से भरे हुए काम को कहते हैं बेल द कैट, जोखिम उठाना, जोखिम उठाने वाले काम, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका मतलब होता है बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। कहाँ से आया है, जरा अनुमान लगा रहे हो कुछ? क्या कहते हैं ना, आगे खाई और पीछे सांप, ऐसे कुछ कहा जाता है, याद नहीं है एग्जैक्ट चीज़ मुझे हिंदी में। तो इसका मतलब क्या होता है
इसका मतलब है दो गंभीर परेशानियों के बीच अगर आप फंस जाते हो तो वे परेशानी आपको क्या होगा, जैसे कई बार होता है शादी ब्याह के बाद लोगों में क्या होता है कि वो कभी कभी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। मान लिया जाए अगर उनकी ये बीवी है ना, खुश वाली बीवी है, और ये उनकी मॉम है जो अत्यंत खुश वाली है ना। कुछ ऐसा मैटर आ गया जिसके बीच में आप खड़े हो और आप क्या हो, बिल्कुल मुंह लटकाए हो कि मैं इसका पक्ष लूँ या फिर इसका पक्ष लूँ। बस में इसका पक्ष लेते हो तो मम्मी नाराज़, मम्मी का पक्ष लेते हो तो ये हमारी बंदी नाराज़। तो क्या होगा, ऐसे धर्म संकट वाली स्थिति होती है जो जो कहते हैं कि दोनों तरफ से आप ही को परेशानी झेलना। एक बहुत सुंदर सा कविता है हिंदी में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, शायद आ जाए तो मैं बता दूं कि कबीरदास की वाणी है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ऐसा करके कुछ है। मतलब दोनों तरफ से मुझे ही पीसना है। बात समझ रहे हो, मतलब चारों तरफ से अगर आप परेशानियों से घिर चुके हो तो वैसे परेशानी वाली स्थिति को कहा जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ठीक है। नेक्स्ट आपका बिग गन। बिग गन का मतलब होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। बात समझ में आई। मतलब एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। इन्फ्लुएंशियल कहने का मतलब है कि प्रभावित कर देने वाला व्यक्ति। मतलब उसका अप्रोच ऐसे व्यक्ति से है जो अपने काम को सिर्फ फ़ोन पर करवा लेता है ना। जैसे आपका पहुंच नेता तक है और आप कहते हो कि नहीं इंटरव्यू मुझे नहीं देना है, फोकट में मुझे जॉब चाहिए। वो क्या करता है, वो बाबू साहब क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं एक अपने चाचा जी से, है ना, चाचा हमारे विधायक होई, है ना, भोजपुरी वाला सॉन्ग सुने होंगे आप लोग। तो कहने का मतलब है अपने चाचा विधायक के पास फ़ोन करते हैं, वो जॉब को पा लेते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो फ़ोन पर काम चला लेते हैं, काफ़ी पहुंच वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में इसका अर्थ निकलता है कि वे लोग नेगेटिव काम ही करते हैं। ऐसा अच्छे काम के लिए वो अप्रोच नहीं दिखाएंगे, तो बुरे काम के लिए अनुचित लाभ उठाने के लिए जब अप्रोच को दिखाते हैं तो वैसे ऊँची पहुँच वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बिग गन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, और बिग गन बिहार और यूपी में तो देखना आम बात है। देख लो, ये है आपका बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है वन हु कम्स ओकेजनली। सुने हो ईद का चांद होना, है ना, तो वही चीज़ है, अदा कदा आने वाला को कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। नेक्स्ट आपका बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब होता है ओवरव्यू, सरसरी निगाह से देख लेना। मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर देखना है, सरसरी निगाह से आपने देख लिया, पूरे न्यूज़पेपर को चट कर गया 2 मिनट में पूरा, है ना, तो और बातें को समझ में भी आ गई कि क्या घटी हैं आज की घटनाएं। तो ऐसे सरसरी निगाह से किसी चीज़ को पढ़ना या देखना, ये कहलाता है बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट आपका बर्ड्स ऑफ फेदर, है ना, चोर चोर मौसेरा भाई। बात समझ में आई, वही चीज़ है ये। बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब होता है एक ही जैसे पंख वाले दो पक्षी। मतलब क्या है कि चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसा क्यों कहा गया पता है, क्योंकि दो मौसेरा भाई हमेशा तो जिगरी होंगे, और भले उनके बीच दुश्मनी हो, हल्का फुल्का फाइटिंग हो, फिर भी वे लोग हमेशा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जिगरी रहते हैं। ऐसा देखा गया है, पाया गया है, और ये प्रैक्टिकल भी आप सोच सकते हो। और होता ही है, दो बर्तन आपस में साथ में रहेंगे देर तक तो कभी ना कभी ठनकेगा ही। तो दो मौसेरे भाई साथ में रहेंगे तो ठनकना तो होता ही है, लेकिन इन जनरल दोनों में दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है, उसके बावजूद भी, ठनकने के बावजूद भी। बात समझ में आई। तो ऐसे चोर चोर मौसेरे भाई को कहते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर। एक ही प्रवृत्ति के लोग को कहा जाता है क्या, बर्ड्स ऑफ फेदर। मतलब पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट। एक जैसा इंटरेस्ट हो, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके आचरण और उसके प्रकृति एक जैसे हों, उसके आइडियाज़ भी एक ही जैसे मिलते हों, तो वैसे लोगों को कहा था बर्ड्स ऑफ फेदर। ठीक। नेक्स्ट आपका बाइट द डस्ट। इसका मतलब मैं काफ़ी अच्छे से समझाया। इसका मतलब है, मतलब पुरानी वीडियो में जाकर के देखना। टू बी डिफीटेड मतलब किसी को पराजित कर देना, फिर किसी से पराजित हो जाना, है ना, मुंह के बल गिर जाना, वो कहलाता है बाइट द डस्ट। अगर आप ज़मीन पे गिर गए हो तो क्या कर रहे हो, डस्ट को बाइट कर रहे हो गुस्से में कि ये तो मैं पराजित हो गया, है ना, हार गया, तो बाइट द डस्ट। नेक्स्ट आपका ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस ऑफ हिज फैमिली, टीम एटसेट्रा। कहने का क्या मतलब है, समझते हो, कलंक। कलंक समझते हो, कलंक का मतलब कि एकदम कलंक है, ये हमारे कुल का कलंक है, नाक कटवा रखा है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं ब्लैक शिप। ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, है ना। बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र था, बाद में पता चला क्या कि उसने तो नाक ही कटवा दिया, है ना, बहुत सारे दाग अपने पे छोड़ लाया है। और मतलब ये कॉमन सी बातें मैं कह रहा हूँ, मैं अपने ये मेरा ये ऐसा परसेप्शन नहीं है किसी के प्रति। कहने का मतलब है समाज में ऐसी बातें होती हैं, तो इस सिचुएशन में जब बातें की जाती हैं तो वहाँ पर यूज होता है ब्लैक शिप जैसे वर्ड को। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सतर्क रहो इन सारी चीज़ों से, अपने फैमिली का नाम ऊंचा करो, रोशन करो, कोई गलत काम ना करो अपनी लाइफ में। देखो क्या है, ये है ब्लाइंड अले। अले का मतलब होता है शांत, है ना। अले अले वाला सॉन्ग सुने हो आप लोग, सदगुरु का एक सॉन्ग है ना,
मैं सुनता हूँ, फॉलो मैं किसी को नहीं करता, बाबा को खास करके, लेकिन उनसे कुछ सीखने के लिए करता हूँ। सीखने इन द सेंस क्या, उनसे वे ऑफ टॉकिंग सीखना है, उनसे अगर आपको सीखने हैं हाउ टू ट्विस्ट योर टॉक्स, है ना, कैसे बातों को ट्विस्ट करने हैं यार, कैसे लॉजिकली से दूसरे को की बातों को काटना है, तो ये सब बाबा लोग से सीखो। ये धूर्त वाली चीज़ें सिखाते हैं, हकीकत है ये, मतलब मेरा परसेप्शन है ऐसा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ डू यू फॉलो देम, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्लाइंड एले का मतलब होता है अ सिचुएशन, ये बाबा वाली बात कहाँ से आ, एले वाले सॉन्ग पे है ना, और छोड़ो उस बात को, भूल जाओ अब। तो ब्लाइंड एले का मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब ऐसा कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव ही नहीं है, तो उस कार्य को कहा जाता है ब्लाइंड एले। ठीक, नेक्स्ट आपका ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, मतलब पहली बार किसी से मिलन हो रहा है, किसी अनजान व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति से मिल रहे हो, तो कहलाता है ब्लाइंड डेट। खास करके रोमांटिक सेंस में इसको लिया जाता है कि किसी से रोमांटिक तरीके से मिल रहे हो, बिल्कुल पहली बार मिल रहे हो, फिर भी होता है क्या, पहली नज़र में प्यार हो जाता है, तो ऐसे डेट को कहा जाता है ब्लाइंड डेट, है ना। डेट मतलब समझते हो, बहुत सारे डेट होते हैं। डेट का मतलब तारीख होता है, खजूर होता है, बाकी एक वाला डेट में एक्सपर्ट हो आप लोग, तो कभी कभी खजूर खाने वाला भी खा लिया करो, है ना, ताकत मिलती है इससे और बहुत फ़ायदे भी हैं। बाद का कौन सा है, 46 नंबर, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। अगर ये मुहावरा कभी हिंदी में ना पढ़ा हो तो आपकी खटिया खड़ी। बात समझ में आई, मतलब आप नहीं समझ पाओगे इसका मीनिंग होता क्या, इंग्लिश में पढ़ के समझ आओगे। मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा डींग हाँकना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस फैमिली से हूँ, मैं इतना ब्यूटीफुल, मैं इतना हैंडसम, मैं ये वो, है ना। तो इस तरीके से बातें जो खुद की बड़ाई करे, सामने वाले की बात पर जरा भी ध्यान ना दे। देखो एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपकी पर्सनैलिटी में चेंजिंग लानी है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यू शुड बी अ गुड लिसनर। अगर आप गुड लिसनर नहीं हो, यू कैन नेवर बी अ गुड ओरेटर, अ स्पीकर। आप कभी अच्छे वक्ता नहीं हो सकते अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो। क्यों, क्योंकि वक्ता तो आप बाद में बनते हो, पहले क्वालिटी आती है जन्म से ही सुनने की, है ना। पहले आप सुनने का काम करते हो, बाद में बोलने का काम सीखते हो। तो कहने का मतलब है कि किसी से भी बातें करो, ओवर द फ़ोन कॉल और फिर फेस टू फेस, आपको सबसे पहला ध्यान देना क्या, किस चीज़ पे होना चाहिए कि आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। एक भी बात को गिरने नहीं देना चाहिए, उसके हर एक बातों को समझो, हर एक बातों को सुनो। और जो कहते हैं हुकारी भरना मतलब समझते हो, हाँ में हाँ मिलाना। और फिर आपको अगर बातें काटनी हो तो उनकी बात को पूरी हो लेने दो। तो कहने का मतलब अच्छे लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, आपके फैमिली में हो, आपके दोस्तों के बीच हो, आपके रिलेशनशिप में हो। अगर आप गुड लिसनर हो, आप सबके चहेते बनोगे, अदरवाइज़ आपको लोग उतने अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे। अगर आप बार बार चाहते हो कि अपनी ही बातें बोलो, जो बोलो मैं हर एक चीज़ में मैं, कई लोग ऐसे होते हैं अपनी गाथा पूरा सुनाएंगे, आई रिफ्लेक्ट होगा, आई मतलब समझते हो ईगो, तो हर एक बात में वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। मतलब हर एक मैसेज में पता चलता है वो अपने बारे में बताएं, हर एक दिन वो मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक का अगर आप उसको सुनते हो तो वो अपने ही बारे में बताते चला जाए, दूसरे की बातें, दूसरों का दर्द समझे ही नहीं, सुने ही नहीं, और ये एक्सपेक्ट करे कि मेरी हर चीज़ को सुने वो बंदा, है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो हमेशा आई पे फोकस करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंसान को। दूसरों का भी हालचाल पूछना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद के बारे में सुनाते जाओ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये नहीं होना चाहिए था, है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, कौन सी बात पे छेड़ा था, तो ये इस बात पे कि टू प्रेज वन सेल्फ, अपने ही बारे में बार बार प्रेज करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कहलाता है। या फिर ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, है ना, अपनी ट्रम्पेट समझते हो, बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको ही बजाते रहना, ये कहलाता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो कैसे आपको गुड लिसनर बनना है, कैसे आप गुड स्पीकर बनोगे, ये सारी बातें को मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं, बैड ब्लड देख लिए हो, अब ब्लू ब्लड देख लो क्या होता है। तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट का मतलब होता है क्या, किसी का जो कुल बोलते हैं ना, उसको क्या वंशज कहते हैं, वंश कहते हैं, जिसको और भी बहुत सारे इसके सिनोनिम होते हैं।
तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति रॉयल फैमिली से आते हैं, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं, वैसे लोगों को कहा जाता है क्या, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है राजघराने से जो लोग व्यक्ति आते हैं, काफ़ी शानदार परिवार से आते हैं, वैसे लोगों को ब्लू ब्लड कहा जाता है, शाही व्यक्ति कहा जाता है। शाही पनीर, शाही व्यक्ति, सारे उसी वर्ड से निकला हुआ है, रॉयल फैमिली से, है ना। नेक्स्ट आपका ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। देखो, आप ये जीके में भी पढ़ चुके होंगे कि कौन सा कंट्री का कौन सा बुक चलता है, कौन सा पेपर चलता है, कहीं पढ़ोगे वाइट पेपर का क्या अर्थ होता है, तो येलो पेपर का क्या अर्थ होता है। आप लोग भी मुझे बताओ क्या होता है, अगर आप लोग जानते होगे, थोड़ा बहुत भी जीके वगैरह पढ़ते हो, है ना। ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। और ब्रिटिश का कौन सा है, ब्लू बुक है, ब्लू पेपर है, तो उसी से रिलेटेड ये ब्लू बुक को कहते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है ब्लू बुक। नेक्स्ट आपका बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है एंटायरली, मतलब बॉडी के अंदर सोल है, तो आप पूर्ण हैं, अपने आप में पूर्ण है ना। तो किसी भी एंटायरली, कंप्लीटली, है ना, अटरली, ये सारी चीज़ों को कहा जाता है बॉडी एंड सोल। नेक्स्ट आपका बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, मतलब आकस्मिक विपत्ति। आकस्मिक का मतलब होता है सडन, अचानक, है ना, जिसका एक्सपेक्टेशन आपने कभी ना किया हो, अनएक्सपेक्टेड हो, और वैसी विपत्ति आ पड़े, तो वैसी विपत्ति को कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट आपका बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब क्या होता है, कबाब की हड्डी बनना, है ना। मान लिया जाए आपने किसी को पटा रखा है, मतलब ये वर्ड थोड़ा सा आपको और लग सकता है, लेकिन कोई नहीं, चलता तो है इतना, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपकी दोस्ती किसी से हो चुकी है, अब एक आपका ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा क्या करेगा, कबाब की हड्डी बनेगा। बात समझ में आई, समझ चुके होगे। तो कहने का मतलब है ऐसी चीज़ें जो झगड़े की वस्तु का कारण हो, तो ये कहलाता है बोन ऑफ कंटेंशन, सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। और ऐसा वर्ड आपका पहले भी आ चुका है क्या, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना। छोड़ो, याद है तो मैं बता दिया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और फिर बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों एक ही हैं। तो कहने का मतलब है कि कबाब की हड्डी होना। अब जरा देखिए, अभी मैं 51 वर्ड्स को बता दिया, इसी तरीके से मैं लगातार लाऊंगा और बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा नीतू सिंह, क्योंकि इसको पढ़ने बिल्कुल मुझे समझाना तो है नहीं उतना ज़्यादा डिटेल में, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जहाँ पर कन्फ्यूजन लगता है कि यहाँ पे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो मैं वहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। बाद बाकी मैं जो एसपी बख्शी में समझा रखा हूँ, शायद ही कोई मतलब फ्यूचर में मेरे से कॉपी कर ले, वो अलग की बात है, लेकिन आज तक किसी ने वैसा पढ़ाया नहीं है। दूसरी बात है, ये ज्ञान मुझे मिला कहाँ से, तो ये ज्ञान ऐसे टीचर्स से मिलता है जो टीचर्स काफ़ी महंगे होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और मेड इजी एक कोचिंग है जो प्रिपरेशन करवाता है यूपीएससी आईईएस का, यूपीएससी आईईएस कालूसराय में इसका मेन ब्रांच है, आपका न्यू दिल्ली में, है ना। गिटौनी तरफ भी इसका बहुत सारे ब्रांच हैं, और पटना तरफ भी सुनते हैं खुल चुका है, और इधर यूपी तरफ भी बहुत सारे, एमपी में तो भी खुला है इसका, है ना, भोपाल तरफ। तो जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, अगर मेड इजी से कालूसराय वाले ब्रांच में एक हैदराबाद के सर थे जो तेलुगु जानते थे, उनका सिलेक्शन हुआ था महाभारत और फिर भगवत गीता का ट्रांसलेशन करने के लिए एक बना था कमेटी, उसमें सिलेक्शन हुआ था उनका, वो पीएचडी होल्डर थे, और वो चाइना गए थे पढ़ाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति उनसे पढ़ा है तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट में, मुझे उनसे दोस्ती करनी है, ठीक है। और सही बता रहा हूँ, क्योंकि वे मेरे ही पीरियड के होंगे, इतना मैं आश्वस्त हूँ, और मुझे मज़ा आएगा उनसे बातें करके। तो चलिए, आज मैं बहुत कुछ बता दिया, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।